अब मैं बनूंगा इस पूरे राज्य का राजा। इस दिन के लिए मैंने कितना इंतजार किया। हे जादूगर, बस मैं एक बार राजा बन जाऊं, उसके बाद मैं तुझे भी सोने चांदी हीरे जवाहरात से माला माल कर दूंगा। हा 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 हा। अरे भाग्यवान, बहुत दिन हो गए हैं मछलियां पकड़े हुए। आज जाकर कुछ मछलियां पकड़ कर लाता हूँ। नहीं तो अगर मैं इसी तरह घर पर बैठा रहा तो एक दिन हमारा खर्च चलना भी मुश्किल हो जाएगा। जी, आप उन मासूम मछलियों को पकड़ कर लाते हैं। उनका भी परिवार होता है। आप इस काम को छोड़ क्यों नहीं देते हैं? आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते हैं? नंदा अपनी पत्नी की बातों को सुनकर भावुक हो जाता है। तब वह बोलता है, देखो सीमा, मैं भी सोचता हूँ इन मछलियों को न पकड़ूं, लेकिन मुझे इसके अलावा कोई काम भी तो नहीं आता है। ये मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं मछलियों को पकड़ता हूँ। इतना बोलने के बाद नंदा मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी की ओर निकल जाता है। नंदा को मछलियाँ पकड़ते पकड़ते काफी रात हो जाती है और इधर घर पर उसकी पत्नी बड़ी चिंता में थी। अरे आज तो वाकई में बहुत ज्यादा देर हो गई। अब तो सीमा की बातों से ही पेट भरना पड़ेगा। चल नंदा, आज तेरी खैर नहीं। इतना बोलने के बाद नंदा अपने घर की तरफ चल देता है। आज इतनी रात बीत गई, अभी तक नंदन के पिता मछलियाँ पकड़कर वापस नहीं आए। रोज इतनी देर तक वह वापस आ जाते थे। कहीं वह किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। हे देवी माँ, नंदन के पिता का ख्याल रखना। हे भगवान, नंदन के पिता को आज तो आने में वाकई में बहुत ज्यादा देरी हो गई है। लगता है अब मुझे उनको ढूंढने के लिए जाना ही होगा। नंदा की पत्नी सीमा इंतजार करते करते थक गई थी, इसीलिए वह अब नंदा को खोजने के लिए जंगल की तरफ आगे बढ़ जाती है। रात का समय था और इधर सीमा का पति नंदा भी अपने घर की ओर जंगल के रास्ते आ रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर एक काली रोशनी के साथ बड़ी अजीब सी शक्ति प्रकट होती है, जिससे नंदा को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। कुछ ही देर में वह नंदा की जान ले लेती है। उसके बाद वहाँ का माहौल फिर से शांत हो जाता है। अब नंदा जमीन पर अपना दम तोड़ हुए पड़ा था। तभी वहाँ पर नंदा की पत्नी सीमा उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान, आज तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? सीमा अपने पति की लाश को अपने आंखों के सामने देखकर उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह वहीं पर बेहोश हो गई। वहीं से महाराज भैरव सिंह अपने मंत्री के साथ शिकार करके वापस लौट रहे थे। जमीन पर उनको नंदा की पत्नी और नंदा गिरे हुए मिलते हैं। महाराज उन दोनों को मरा समझकर बोलते हैं, यह इस वीरान जंगल में कौन है और इसकी मृत्यु कैसे हुई? लगता है इसका कोई जंगली जानवर शिकार कर लिया। तभी महाराज भैरव सिंह की नजर उस छोटे से बच्चे के ऊपर जाती है, जो कि जिंदा था और वहीं पर खेल रहा था। अरे कितना मासूम बच्चा है। लगता है ऊपर वाले ने इसे मेरे लिए छोड़ दिया। मेरी कोई संतानें नहीं थी। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अब से यह बच्चा हमारे राज दरबार में मेरे बेटे के रूप में रहेगा। महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसे ही किसी को भी अपना बेटा मान लेंगे? अरे आप पता नहीं किस धर्म जाति का है। आप इसे कैसे अपना बेटा स्वीकार कर सकते हैं? मंत्री, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने ऐसी बातें करने की? आइंदा से कभी भी तुम मेरे सामने ऐसी बातें मत करना। अरे छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, अन्यथा ठीक नहीं होगा। महाराज की ऐसी बातें सुनकर मंत्री बहुत क्रोधित होता है, क्योंकि मंत्री ने सोचा था महाराज की कोई भी औलाद नहीं है, इसके बाद मैं ही राजा बनूंगा। लेकिन अगर महाराज ने इस बच्चे को गोद ले लिया है तो वह अब इसे ही राजा बनाएंगे। महाराज उस छोटे से बच्चे को लेकर अपने राज्य महल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। कुछ समय बाद नंदा की पत्नी सीमा को होश आता है तो वह देखती है उसका बेटा वहाँ से गायब था। नंदा बेटा, तू कहाँ गया?
अरे तेरे पिता तो मुझको छोड़कर चले ही गए थे, तू भी मुझको छोड़कर चला गया। अरे अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? हे ऊपर वाले, तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? तब नंदा की पत्नी अपने पति का अंतिम संस्कार करती है। और वह अपने बेटे की तलाश में जंगल में आगे की ओर बढ़ जाती है। अब इधर राजमहल में नंदा का बेटा नंदन समय के साथ बड़ा हो गया था। एक दिन वह अपने कक्ष में सो रहा था, तभी अचानक से वहाँ पर वही काली शक्ति आ जाती है। यह वही काली शक्ति थी जो आज से 20 साल पहले नंदा को मारी थी। उसके बाद वहाँ पर एक राक्षस प्रकट हो जाता है जो बहुत ही विशाल था। वह राजकुमार को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर महाराज भैरव आ जाते हैं और महाराज भैरव अपने हाथ में एक चमकता हुआ सोने का कड़ा ले हुए थे, जिसको देखकर वह राक्षस वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। अरे यह राक्षस फिर से कैसे वापस आ गया? आज से 25 साल पहले मैंने साधु बाबा की मदद से इस राक्षस को खत्म कर दिया था। यह राक्षस फिर से वापस कैसे आ गया? महाराज इतना ही बोले थे, तभी राजकुमार की भी आंखें खुल जाती है और वह महाराज से बोलते हैं, तो बताइए पिताजी, आखिर यह काली शक्ति कौन थी और यह मुझे मारने के लिए क्यों आई थी? बेटा, यह बहुत लंबी कहानी है। अब मुझे सब कुछ पता चल गया है। यह काली शक्ति कौन थी और यह तुम्हें क्यों मारने आई थी। आज से 25 साल पहले यह एक तांत्रिक था। यह अपनी जादुई शक्तियों की मदद से किसी को भी अपने वश में कर लेता था। यह सोने चांदी का बहुत ही लालची था। यह चाहता था दुनिया का सबसे अमीर इंसान बने। बस कुछ पल और, उसके बाद मेरा यह यज्ञ सफल हो जाएगा। उसके बाद मैं भैरव सिंह की पूरे राज्य को कब्जा लूंगा। तांत्रिक इतना ही बोला था। तभी वहीं पर महाराज भैरव सिंह अपने साथ एक साधु बाबा को लेकर पहुंच जाते हैं। तांत्रिक, मेरे जिंदा रहते हुए तू कभी भी अपनी नाकाम कोशिश में सफल नहीं होगा। आओ भैरव सिंह, आओ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तुम जरूर यहाँ पर आओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे लिए सारी तैयारी कर ली थी। मूर्ख तांत्रिक, मैं तुझे यहाँ पर कोई धन्यवाद देने नहीं आया हूँ, बल्कि तुझे आज पूरी दुनिया से मिटाने आया हूँ। हे तांत्रिक, तू अपने आप को हमारे हवाले कर दे, वरना हम तुझे मौत से भी भयानक सजा देंगे। मूर्ख साधु, तेरी इतनी हिम्मत, तूने तांत्रिक को इस तरह से बोलने की हिम्मत की? ए ले, मेरा सामना कर। तब तांत्रिक अपनी शक्तियों की मदद से साधु बाबा और महाराज भैरव पर वार करता है, लेकिन महाराज भैरव और साधु बाबा पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी शक्तियों का असर इन दोनों पर क्यों नहीं हो रहा है? ए तांत्रिक, अब तेरा खेल खत्म हुआ। अब तुझको मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। तब साधु बाबा अपनी शक्तियों की मदद से उस तांत्रिक को कैद कर देते हैं और उसी गुफा में एक सीसी में बंद करके रख देते हैं। महाराज भैरव, जब तक यह इस सीसी में है तब तक यह कुछ भी नहीं कर सकता है। यह धीरे धीरे अपने आप ही कमजोर होता जाएगा और एक दिन इसी शीशी में अपना दम तोड़ देगा। इतना कहने के बाद महाराज भैरव सिंह और साधु बाबा राज्य की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन पुत्र, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर उस तांत्रिक को उस सीसी से आजाद किसने किया? अब वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। साधु बाबा ने मुझे यह कड़ा दिया था, नहीं तो वह आज तुम्हें मार ही देता। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन राजकुमार देखते हैं मंत्री कहीं पर जा रहे थे। यह मंत्री जी आज उल्टी दिशा में कहाँ जा रहे हैं? इससे पहले मंत्री जी को मैंने
इस दिशा में जाते वक्त कभी भी नहीं देखा। मुझे इनका पीछा करना चाहिए। तब राजकुमार मंत्री का पीछा करते हैं। मंत्री का पीछा करते करते एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं। हे तांत्रिक, मैंने तुझे आजाद किया। उसके बदले में मैंने तुझसे एक छोटा सा काम करने को कहा और तुझसे यह भी नहीं हुआ। इन सभी घटनाओं का जिम्मेदार हमारा मंत्री है। मुझे इस बात की खबर जल्द से जल्द पिताजी को देनी होगी। मंत्री जी, मैं उस महाराज भैरव और राजकुमार को मारने ही वाला था, लेकिन अचानक से महाराज अपने हाथों में उस साधु बाबा का दिया हुआ जादुई कड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। इसीलिए मैं उस महाराज भैरव और राजकुमार को नहीं मार पाता हूं, क्योंकि वह जादुई कड़ा बहुत ही शक्तिशाली था। आज से 20 साल पहले मुझे उस नंदा के साथ साथ उसके बेटे को भी मार देना चाहिए था। अगर मैं उस दिन उसे मार देता तो आज वह राजकुमार न बना बैठा रहता। मैंने बहुत बड़ी गलती की उसे उस दिन छोड़कर। यह तांत्रिक किस नंदा की बात कर रहा है? क्या महाराज भैरव मेरे असली पिता नहीं है? आखिर मैं हूँ कौन? घबराओ मत मंत्री, वह भैरव सिंह तुम्हारे साथ साथ मेरा भी शत्रु है। जब तक मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा तब तक मुझे भी शांति नहीं मिलेगी। तब राजकुमार वहां से बिना कुछ बोले सीधा अपने राज्य महल की ओर वापस बढ़ जाते हैं। वो रास्ते में चलते चलते जैसे जंगल में पहुंचते हैं, उनको एक बुढ़िया दिखाई देती है। इस वीरान जंगल में यह दादी अम्मा कहाँ जा रही हैं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। लगता है ये अपना रास्ता भटक गई हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। तब राजकुमार उस दादी अम्मा के पास जाते हैं और बोलते हैं, दादी अम्मा, आप कौन हो? आप यहाँ पर कैसे आ गई? बताइए आपका घर किधर है? मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। क्या बताऊं बेटा, अब तो मेरा दुनिया ही उजड़ गई। अब यह जंगल ही मेरा सब कुछ है। दादी अम्मा, आप क्या कहना चाह रही हैं? आपकी बातें मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं। यह बहुत ही लंबी कहानी है। आज से 20 साल पहले की बात है। मेरे पति एक मछुआरे थे। वह मछलियाँ पकड़ने गए थे। उनको मछलियाँ पकड़ते वक्त काफ़ी रात हो जाती है, जिसकी वजह से मैं उनको ढूंढने के लिए जंगल की तरफ आती हूँ तो मुझे उनकी लाश मिलती है, जिसको देखकर मैं बेहोश हो जाती हूँ। उसी वक्त मेरे साथ मेरा 1 साल का बच्चा भी था। जब मेरी आंखें खुलती है तो मेरा बेटा वहाँ से गायब था। तभी से मैं अपने बेटी की तलाश कर रही हूँ। बेटा, तुम इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम ही मेरे बेटे हो। हाँ दादी अम्मा, क्यों नहीं, मैं आपके बेटे की ही समान हूँ। आप मुझे अपना बेटा ही बुला सकती हैं। उस बुढ़िया की बातें सुनकर राजकुमार को ऐसा लग रहा था मानो वो सच में अपनी माँ से बातें कर रहे हैं। दादी अम्मा, आप यहीं पर रहना, मैं आपको जल्द ही अपने घर पर ले चलूंगा। इतना कहने के बाद राजकुमार वहां से सीधा राज्य महल में आ जाते हैं। राजमहल में आने के बाद वो महाराज भैरव से बोलते हैं, पिताजी, आखिर मैं कौन हूँ? क्या आप ही मेरे पिता हैं या मेरा पिता कोई और है? राजकुमार, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा पिता और कौन हो सकता है? तुम्हारा पिता तो मैं ही हूँ। नहीं, आप मेरे पिता नहीं हो सकते। सच सच बताइए, आखिर मैं कौन है? राजकुमार की ऐसी क्रोध भरी बातें सुनकर महाराज भैरव को लगा अब सारी बातें सच बताना ही पड़ेगा। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। मैं तुम्हें एक जंगल से लाया था। एक बार की बात है, मैं शिकार करके जंगल के रास्ते वापस लौट रहा था।
मैंने देखा तुम्हारे माता पिता की लाश जमीन पर पड़ी हुई देखी, उन्हीं के बगल में तुम खेल रहे थे। तब मैंने सोचा मैं तुम्हें राज्य महल में लेकर चलता हूं। मेरे बाद तुम मेरे वंश को चलाओगे। क्योंकि मेरी कोई भी संतानें नहीं थी, इसीलिए मैंने तुम्हें गोद ले लिया। पिताजी, आप उस वक्त जिन्हें मरा समझ रहे थे वह जिंदा थे। उनमें से केवल मेरे पिता ही मरे हुए थे, बाकी मेरी माँ जिंदा थी। अगर आपने उस वक्त सही तरीके से जांच की होती तो आज मेरी माँ की यह हालत नहीं होती। मेरी माँ आज भी उस जंगल में भटक रही है और अपने बेटे की तलाश कर रही है। मुझे माफ कर दो बेटा, अगर उस वक्त मैंने तुम्हारे माता पिता की सही तरीके से जांच की होती तो वह इस वक्त हमारे साथ होते। पिताजी, हमारा मंत्री धोखेबाज निकला। मैंने देखा मंत्री उल्टी दिशा की तरफ जा रहा था, इसीलिए मैंने मंत्री का पीछा किया। मैं मंत्री का पीछा करते करते एक गुफा तक पहुंच गया। मैं उस गुफा के पास पहुंचकर देखा तो हमारा मंत्री एक तांत्रिक के साथ मिलकर हमारे पूरे राज्य को कब्जाने की योजना बना रहा था और उसी तांत्रिक ने ही मेरे असली पिता को भी मारा। पिताजी, उस मंत्री और तांत्रिक ने मुझे वहां पर नहीं दिखा, इसीलिए हमें उन दोनों को एक योजना बनाकर जवाब देना होगा। क्या हमारा मंत्री धोखेबाज निकला? उसने हमें धोखा दिया। तभी मैं सोच रहा था आखिर बिना किसी की मदद के वह तांत्रिक आजाद कैसे हो सकता है। अब मैं उस मंत्री और तांत्रिक को नहीं छोड़ूंगा। नहीं पिताजी, हमें हर एक कदम बड़ी शांति से रखना होगा। हमें पता है उस तांत्रिक और मंत्री की सच्चाई हम जान चुके हैं, लेकिन उस तांत्रिक और मंत्री को अभी भी नहीं पता है कि हम उसकी सच्चाई को जान चुके हैं। सही समय आने पर हम उन पर हमला करेंगे। उसके बाद जब मंत्री राज्य महल में वापस आते हैं तो महाराज मंत्री से पूछते हैं, मंत्री जी, आप बड़े परेशान दिख रहे हैं, क्या हुआ? कोई समस्या आ गई क्या हमारे राज्य में? नहीं महाराज, कोई समस्या नहीं है। बस अपने राज्य के कुछ गांव में भ्रमण करने के लिए गया था कि आखिर हमारे राज्य के गांव की हालात कैसे हैं, क्या पहले से कुछ सुधार हुआ है या नहीं। हमारे राज्य के सभी गांव की हालात बहुत अच्छे हैं और हमारी प्रजा बहुत खुश है। बस आते आते रास्ते में थोड़ी सी थकान महसूस हो गई, बस यही कारण है महाराज, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना बोलने के बाद मंत्री वहां से चले जाते हैं। महाराज दिन रात इसी सोच में डूबे रहे कि उनके मंत्री ने ही उनको धोखा दिया। फिर एक दिन महाराज और राजकुमार देखते हैं मंत्री फिर से जंगल की तरफ बड़ी जल्दबाजी में रहा था। पिताजी, मंत्री इस बार बड़ी जल्दबाजी में जंगल की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमें इसका पीछा करना चाहिए। लगता है मंत्री इस बार कोई बड़ी योजना बना रहा है। हम इसकी योजना को बिल्कुल भी सफल नहीं होने देंगे। तब महाराज और राजकुमार मंत्री का पीछा करते हैं। पीछा करते करते वह लोग फिर से गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वह तांत्रिक एक हवन कर रहा था। पुत्र, हमें किसी भी तरह करके इस तांत्रिक का यह यज्ञ रोकना होगा। यदि इस तांत्रिक का यह यज्ञ सफल हो गया तो हम इस तांत्रिक का सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तब यह तांत्रिक पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाएगा। जल्दी करो पुत्र, हमें इसका यह यज्ञ रोकना होगा। अब मैं बनूंगा इस पूरे राज्य का राजा। इस दिन के लिए मैंने कितना इंतजार किया। हे जादूगर, बस मैं एक बार राजा बन जाऊं, उसके बाद मैं तुझे भी सोने चांदी हीरे जवाहरात से माला माल कर दूंगा। महाराज भैरव, तूने मेरा राजा बनने का सपना तोड़ा। मैं कितने दिनों से राजा बनने का इंतजार कर रहा था।
तूने उस भिखारी बच्ची को गोद लेकर मेरा वह सपना तोड़ा। अब मैं तुझे और उस बच्ची को इस पूरी दुनिया से उठा दूंगा। हा 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 हा। तब महाराज भैरव और राजकुमार तुरंत तांत्रिक और मंत्री के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, मंत्री, दिन में सपने देखना बंद करो। आज के बाद तुम कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाओगे जिससे हमारे राज्य और हमारी प्रजा को कष्ट पहुंचे। आज के बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दूंगा। महाराज भैरव और राजकुमार, तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए? तुम्हें मेरे रहस्य के बारे में कैसे पता चला? यहाँ पर तो आ गए हो, लेकिन मेरी इजाजत के बिना यहाँ से तुम जा नहीं सकते हो। हा 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 हा। मंत्री, मैंने तुझे अपने राज्य का एक बहुत ही ईमानदार मंत्री समझा था, लेकिन तू बिल्कुल धोखेबाज निकला। इस धूर्त तांत्रिक के साथ मिलकर हमारे राज्य को कब्जाना चाहता है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब महाराज अपना वह कड़ा निकालते हैं जिसको साधु बाबा ने उन्हें दिया था और बोला था, महाराज, ये कोई मामूली कड़ा नहीं है, ये बहुत ही शक्तिशाली कड़ा है। ये कड़ा उस तांत्रिक से लड़ने में मदद करेगा। इसकी मदद से तुम उस तांत्रिक को एक झटके में ही खत्म कर सकते हो। यह मेरे वर्षों की तपस्या से प्राप्त हुई है। तब महाराज अपना वह कड़ा उन दोनों की ओर भेजते हैं। इसके बाद वह मंत्री और तांत्रिक दोनों जलकर राख हो जाते हैं। पुत्र, इस बेईमान मंत्री की वजह से मैं तुम्हें खोते खोते बचा हूं। आज यह बेईमान मंत्री इस दुनिया से मिट गया। अब हमारा पूरा राज्य खुशहाल रहेगा। पुत्र, अब तुम हमारे राज्य महल में वापस चलो। आज से तुम हमारे राज्य के नए महाराज कहलाओगे। नहीं पिताजी, मेरी माँ आज भी इस वीरान जंगल में अकेले भटक रही है। मैंने अपनी माँ से वादा किया था, मैं एक दिन आपको लेने आऊंगा। आज वह समय आ चुका है। तब महाराज और राजकुमार दोनों फिर से उस जंगल में बूढ़ी दादी के पास जाते हैं। मुझे माफ कर दो, अगर मैंने उस दिन सही तरीके से आप लोगों की निरीक्षण की होती तो आज आपकी यह हालात ना होते। महाराज, आप इसमें माफी क्यों मांग रहे हैं? हमारे साथ जो कुछ भी हुआ इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। यह तो ऊपर वाला हमारे भाग्य में ही लिखा था। ऊपर वाला जो कुछ भी करता है सब अच्छा ही करता है। तब महाराज नंदन की माँ और नंदन के साथ अब राज्य महल में रहने लगते हैं और नंदन को पूरे राज्य का राजा घोषित कर देते हैं।